हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, मतलब मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन। पहला क्वेश्चन है, जब एक विद्युत चुंबकीय विकिरण धातु के पृष्ठ को प्रकाशित करता है तब प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करेगी विकिरण की आवृत्ति पर, विकिरण की तीव्रता पर, विकिरण की आवृत्ति और तीव्रता कर, विकिरण के ध्रुवीकरण पर। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो किसी मेटल की सरफेस पर आ रहा है, ओके, मेटल की सरफेस पर आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी। तो अपन को पता है कि जो एनर्जी होती है सिग्नल रेडिएशन की, वो फोटोन की एनर्जी होती है, वो क्या होती है, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो एच न्यू का ही थोड़ा सा पार्ट जो जाता है वो जाता है इलेक्ट्रॉन को सरफेस के बाहर लाने में, अंदर से बाहर लाने में, और बाकी का पार्ट क्या होता है, उसको एनर्जाइज करके मूव करने में। यस और नो, ठीक ना। तो फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, इसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो मतलब सीधी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। समझ गया ना। तो पहला आंसर होगा इसका ए। ओके, मतलब लिख लीजिए कॉपी में कि द एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन प्रकाश विद्युत सेल यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है। क्या करती है, फोटोन को जमा करने की, प्रकाश की तीव्रता को नापने की, फोटोन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की, विद्युतीय ऊर्जा को संचित करके संचायक बैटरियों को प्रतिस्थापित करने की। देखो भाई, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन कह रहा हूँ। कह रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल होता है वो अपने ऊपर लाइट इंसिडेंट कराता है। मतलब कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी को बाद में किस में बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। समझ में आया ना। तो लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। अब जब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा तो इस पे जब ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यस और नो। और फोटोन का ज्यादा गिरना क्या कहलाता है, हाई इंटेंसिटी। क्या कहलाता है, हाई इंटेंसिटी। तो अगर रेडिएशन ज्यादा इंटेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, करंट भी ज्यादा बनेगी। तो इन द सेंस हम ये भी तो देख रहे हैं कि करंट जितनी ज्यादा है इसका मतलब इंटेंस रेडिएशन उतना ज्यादा है ना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि इससे हम इंटेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। समझ गए ना। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है वो है प्रकाश की तीव्रता नापना। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। तो यहाँ से अपन इंटेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं। बट यदि क्लियर कट कहा जाए तो फोटो सेल क्या होता है, फोटो सेल एक डिवाइस होती है जो कि सनलाइट की एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। समझ गए ना, ठीक है ना। लिखा हुआ है सॉल्यूशन। प्रकाश विद्युत सेल में प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है जिसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता के समानुपाती होती है। अतः प्रकाश विद्युत सेल से तीव्रता नाप सकते हैं। वही जो मैंने बात कही है कि इसका मेन जो काम होता है वो सनलाइट एनर्जी को, है ना, उसको फोटो एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में बदलना हुआ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि किसी धातु का कार्यफलन 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल है और इसे 8.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में समझिए। देखिए कह रहा है कि आपके पास कोई मेटल है, तो इस मेटल का वर्क फंक्शन दिया गया है।
मतलब इससे इलेक्ट्रॉन को जगाने के लिए, बाहर निकालने के लिए, सरफेस पर कूदवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी जानी पड़ेगी वो कितनी दी गई है? 3.2 इंटू 10⁻⁹ जूल। इतनी एनर्जी आपको दी गई है। समझ गए ना? ये वर्क फंक्शन है। ये क्या है? वर्क फंक्शन। अब ऊपर से कह रहा है कि इसको, इस सरफेस को आप इल्यूमिनेट कर रहे हैं कितनी फ्रीक्वेंसी से? 8 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से आप इसको क्या कर रहे हैं? इल्यूमिनेट कर रहे हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से। समझ में आया? तो जब इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, इतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आ रहा है, तो इसके अंदर फोटोन की एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी। और अपन जानते हैं क्या फॉर्मूला बनता है? अपन जानते हैं कि एक फोटोन की लाई गई एनर्जी, टोटल एनर्जी ई, दो पार्ट में वेस्ट होती है। एक वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बोलो यस और नो? तो एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या होगी बेटा? एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। क्लियर हुआ? सो mv मैक्स स्क्वायर अपन को चाहिए, यही काइनेटिक एनर्जी। तो इसको रोक लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? एच न्यू माइनस फाई नॉट। बोलो यस और नो? एच न्यू, एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻34। तो 6.6 इंटू 10⁻34। न्यू फ्रिक्वेंसी दी गई है क्वेश्चन में 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 10⁻14 माइनस फाई नॉट। फाई नॉट यानी कि मेटल का वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 3.2 इंटू 10⁻⁹। 3.2 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है? ये क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बेटा इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। ओके, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2.104 इंटू 10⁻⁹ जूल इज द एनर्जी। क्लियर हो गया? तो ये काइनेटिक एनर्जी आएगी इसमें। बोलो बन जाएगा? तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कैथोड किरणों पर एक अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र की कार्य करता है तो वे विभव प्रवणता के नीचे की ओर गति करती हैं, विभव प्रवणता के ऊपर की ओर गति करती हैं, अतिपरवलिक पथ के अनुसार गति करती हैं, वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैथोड रे पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको कैथोड रे बता देता हूँ। ये एल्यूमिनेटेड फिलामेंट है, बहुत जोरदार गर्म फिलामेंट। इसमें से मान लो कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन निकला। मान लो इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज को के रेस को ही अपन बोलते हैं क्या? कैथोड रे। क्या बोलते हैं अपन? कैथोड रेस। अब कह रहा है कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाना है। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपने ले ली ऊपर प्लस प्लेट और ये आपने ले ली नीचे माइनस प्लेट। समझ गए? ये ऊपर प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट। तो भाई प्लस लगाया, माइनस लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड जाएगा। चला गया ट्रांसवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्लस के पास आएगा तो उस पर अट्रैक्शन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका पाथ सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऐसा होके जाएगा। जाएगा? यस। तो यही आंसर है। इसमें पूछा गया कि बताइए इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होता है। ठीक है ना? तो आपके देखिए यहाँ पे जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना? पॉजिटिव प्लेट जहाँ होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। तो क्या हुआ? इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद्युत आवेश मूल इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक होते हैं। इस तथ्य को प्रायोगिक रूप से किसने, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसने बताया था? कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब जो कोई भी चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, वो फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का n टाइम्स होता है। यही तो है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसने बताया था? प्लांक ने, आइंस्टाइन ने, जे थॉमसन ने या मिलिकॉन ने? ये सवाल है, किसने बताया था कि जो किसी भी बॉडी का चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है? तो इसका आंसर है मिलिकन। क्या नाम है?
मिलिकन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात पता लगाई थी, है ना। तो इसका आंसर है मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, और उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में बार बार देखा था कि ऑयल की बूंद के ऊपर जो चार्ज आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, तो इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 6। प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव। फर्स्ट ए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, कैथोड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। अब समझिए भाई क्या है ये। निरोधी विभव को इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपके पास एक ट्यूब हुआ करती है, ये कैथोड है और ये क्या है? एनोड है। एनोड मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल और कैथोड मतलब नेगेटिव। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोटोन की बीम निकाली इंसिडेंट की और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल आया। अगर इसका अट्रैक्शन है प्लस है तो माइनस चार्ज की वजह से ये इसकी तरफ खींचा चलाएगा। बट यदि मैं इसके पोटेंशियल को कम करता जाऊं और जिससे मैं खुद निगेटिव बना दूं तो अब ये प्लस माइनस, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, रिपेल करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर नहीं जा पाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो वो पोटेंशियल इसके और इसके बीच का वो पोटेंशियल जो करंट को फ्लो ना होने दे, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए ना? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, नंबर 1 स्टॉपिंग पोटेंशियल जो डिपेंड करता है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पड़ना पड़ेगा, क्योंकि चुलबुल इलेक्ट्रॉन है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। क्लियर हुआ ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर गया। दूसरा पॉइंट है कि ये कैथोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि कैथोड कैसा है। इट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कैथोड। क्लियर हुआ? ये कैथोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है, मतलब कैथोड किस मटेरियल का बना हुआ है उस पे भी डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? ये लॉ आइंस्टाइन ने बताया था। एक रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, वो हेल्प करता है हमारी। एच न्यू इक्वल टू क्या होता है? 5 प्लस एनर्जी, वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी। अब ये एनर्जी का रिलेशन किससे? स्टॉपिंग पोटेंशियल से, है ना। कैसे रिलेशन भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो इसको रोक दे, मतलब ये एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0। क्या होनी चाहिए? 0। अब ये एनर्जी 2 बातों पे डिपेंड कर रही है। एच न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी, आने वाले रेडियस की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, और फाई क्या है? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी? मटेरियल की। तो ले दे करके ये जो एनर्जी है जो किसके साथ रिलेटेड है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। वो इन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। क्लियर हुआ? तो इसलिए दोनों आंसर आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मटेरियल पर भी और फ्रीक्वेंसी पे भी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है, एक फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0। और फोटोन का चार्ज भी नहीं हुआ करता है, तो फोटोन का रेस्ट मास इक्वल टू 0 एंड फोटोन का चार्ज भी नहीं होता। ठीक है ना, 0, चार्ज भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकीर्ण इलेक्ट्रॉन किरणावली विद्युत क्षेत्र E 3.4 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर और इसी स्थान पर आरोपित एक चुंबकीय क्षेत्र
बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर से अविचलित निकल जाती है। इलेक्ट्रॉन की गति, विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र तीनों के परस्पर लंबवत है। इलेक्ट्रॉन की चाल का मान क्या होगा? आपको भी निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है। उसके प्रभाव में ये जो बीम है बिना डिस्टर्ब हुए सीधी निकल जाती है। तो भैया ये कंडीशन तो तब की है जिस समय इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो आ जाएगा E इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लगता है क्या? Q वी बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? E वी बी। बोलो यस। E से E हमें क्या निकालना? हमें V निकालना है। तो V इक्वल टू हो जाएगा E बाई बी। V इक्वल टू E बाई बी। क्लियर हुआ? E की वैल्यू रख दो भाई। E कितना दिया है? 3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, और B कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा। ये आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁷, है ना, मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी। क्लियर है? इस वेलोसिटी से अनडेविएटेड इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव 2 वोल्ट है। अगर तरंग दैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रॉम तक कर दी जाए तो निरोधी विभव हो जाएगा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से कम, 2 वोल्ट से ज़्यादा 0 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है ना। कैथोड है, ये एनोड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। कह रहा फर्स्ट केस में जब 4000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन आई है, लैम्डा इक्वल टू कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। तो उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो इसका एनोड का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो है कितना? 2 वोल्ट। कितना है? 2 वोल्ट। अब देखिए, अब कह रहा है यदि इसकी वेवलेंथ को गिरा करके 4000 से कर दिया जाए, कितने एंगस्ट्रॉम? 3000 एंगस्ट्रॉम। तो अपन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होती है? सॉरी, एनर्जी इक्वल टू रेडिएशन की इक्वल्स टू होती है h न्यू, h c बाई लैम्डा, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। लैम्डा को आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो ना। पहले 4000 था, आप क्या कर रहे हो? 3000। लैम्डा कम कर रहे हो तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। अब जब एनर्जी और बढ़ जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो और ज़्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा आई है रेडिएशन की। समझ गए ना? तो आंसर इसको रोकने के लिए जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो 2 वोल्ट से क्या होगा? ज़्यादा, 2 वोल्ट से ज़्यादा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, मिलिकान के प्रयोग में तेल की बूंद पर निम्नलिखित में से कौन से आवेश पाए जा सकते थे? 0, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल था, वहाँ पे चार्ज मिला था। देन 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। 1.6 टाइम्स ऑफ 10⁻19 कूलम दैट इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ E। और इन चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जो NE का सपोर्ट कर रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी है कि इलेक्ट्रॉन, जो तेल की बूंद के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पाया गया था। बाकी किसी में 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, 1 होंगे या 2 होंगे, 3 होंगे। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो सपोर्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी दहली आवृत्ति का मान क्या होगा? वर्क फंक्शन दिया है, आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। तो अपन जानते हैं कि भाई कि क्या होता है वर्क फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, फाई नॉट इक्वल टू h न्यू नॉट। मगर एक मतलब मिनिमम एनर्जी के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की भी तो रिक्वायरमेंट होगी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट अपॉन h, फाई नॉट अपॉन h। तो यहाँ फाई नॉट आपको दिया गया है, फाई नॉट दिया गया है 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लो, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम वोल्ट, यानी कि जूल आ गया, अपॉन h 6.67 इंटू 10⁻34। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर फ्रीक्वेंसी आ रही है
6.08 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। समझ गए ना? या साइकिल पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। 11 तो करा दिया ना, 11 हो गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना अभी, ये देखिए 6.08 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, 11 हो गया। 12 क्वेश्चन नंबर, किसी प्रकाश विद्युत सेल में ऊर्जा का रूपांतरण इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल द एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम, कहाँ? सी ऑप्शन, प्रकाशी से विद्युतीय, फ्रॉम सनलाइट या लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बस बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13 नंबर, जो बातें दी गई लिखी। 10⁻−10 मीटर तरंग दैर्ध्य वाले एक्सरे के किरण पुंज में फोटोन का संवेग क्या दिया गया? वेवलेंथ दी गई, लैम्डा लिख लो। 10⁻10 मीटर बोले तो 1 एंगस्ट्रॉम, ये दी गई वेवलेंथ। आपको मोमेंटम निकालना है फोटोन का, तो फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का? मोमेंटम लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv, है ना? लैम्डा इक्वल टू h/mv। देखिए फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू h/mv या m/p बोल दो, लैम्डा इक्वल टू h/p। तो p इक्वल टू कितना हो गया? h/लैम्डा। तो h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और लैम्डा आपने दे रखा है 10⁻10। वेरी सिंपल, सॉल्व कर लो। आंसर इसका 6 है ना, तो इसको सॉल्व कर लो। 6.6 इंटू 10⁻34, 10 जाएगा तो ऊपर बचेगा 10⁻24 इज द आंसर। यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल वेवलेंथ निकालना था। अगर यहीं पर आपको बोल देता कि मोमेंटम निकालना, सॉरी, अगर यहीं पर मोमेंटम देखिए वेवलेंथ आपसे पूछवाया होता तो फिर आप वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv लगाते, p को खोल देते h/m इंटू v। समझ गए ना? वैक्यूम में स्पीड ऑफ फोटोन m इंटू c लेना है, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा मतलब जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है? 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, रेस्ट वाली एनर्जी को मैं क्या लिख देता हूँ? E0। क्या लिख दिया? E0 इक्वल टू 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिख दिया। इलेक्ट्रॉन को इसके विरामावस्था से 0.5 c वेग तक त्वरित किया जाता तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी ऊर्जा में अंतर क्या होगा? अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को आप 0 से लेकर के 0.5 c मतलब लाइट की स्पीड का 0.5 टाइम्स, यानी कि हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट करते हो तो बताइए उसकी एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा? सही है, तो आपको बताना है कि इसकी एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा अगर आप इसको एक्सेलरेट करते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लिखिए, नेट एनर्जी इक्वल टू एनर्जी एट रेस्ट 1 - v²/c² की होल पावर -1/2। ये डायनेमिक एनर्जी रिलेशन है, ठीक है ना? इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, E इक्वल टू E0 अपॉन √1 - v²/c²। क्योंकि नीचे है तो पावर 1/2, ऊपर जाकर के पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करता हूँ इसको मैं, एनर्जी का रिलेशन एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। E इक्वल टू एनर्जी एट रेस्ट ब्रैकेट में 1 - v²/c² की होल पावर 1/2 -1/2, ये एनर्जी है। यहाँ E0 क्या है? एनर्जी एट रेस्ट। ओके, चलिए अब क्या दे रहा है कि जो एनर्जी हो गई है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एनर्जी निकालनी है अपन को कब? डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालना है कब? 0.5 c वेलोसिटी हो गई है। ओके, 0.5 इंटू c, 0.5 c। सो E इक्वल्स टू E0 1 - वेलोसिटी कितनी? 0.5 c का होल स्क्वायर अपॉन c²
की होल पावर -1/2। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो E इक्वल्स टू E0 1 माइनस 0.5 C का होल स्क्वायर यानी 0.25 ओनली, क्योंकि ऊपर भी C स्क्वायर नीचे भी C स्क्वायर की पावर -1/2 कैंसिल, C स्क्वायर कैंसिल। तो 0.1 में से 0.225 जाएगा, क्या बचेगा 0.75, यानी E इक्वल टू E0 1 माइनस 0.25 की होल पावर -1/2, यानी E इक्वल्स टू E0 0.75 की होल पावर -1/2। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? परेशानी करो। चलिए E इक्वल्स टू E0 अपॉन 1/2 पावर नीचे जाएगा -1/2, यानी E0 अपॉन 0.75 रूट -1/2 नीचे जाएगा वो ऊपर हो जाएगा। क्लियर हो गया? E0 अपॉन 0.75। ये क्या थी? ये आ गई फाइनल एनर्जी। क्या आ गई है? अब उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो चेंज ऑफ एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी E माइनस इनिशियल एनर्जी E0। फाइनल एनर्जी कितनी आई है? E0 अपॉन अंडर रूट 0.75 माइनस E0। क्लियर हुआ? तो कॉमन ले लो E0 1 अपॉन अंडर रूट 0.75 माइनस का 1। तो इसको वैल्यू रख के सॉल्व कर लो आप। E0 की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है, स्टार्टिंग में एनर्जी दे रखी है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E0 एनर्जी दे रखी है, ठीक है ना। सो चेंज इन एनर्जी इक्वल टू E0 ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट 0.75 1 अपॉन अंडर रूट 0.75 माइनस का 1, ये था। E0 की वैल्यू पुट कर दो भाई, कितनी आई है E0 की वैल्यू? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.511 मेगा मतलब 10 की पावर 6, मेगा मतलब 10 की पावर 6। अच्छा ऑप्शन हमारे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो मत इसको डिस्टर्ब करो, इसको ऐसे ही रहने दो। 0.511 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 0.75 माइनस कितना 1। सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.079 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 15 क्वेश्चन, प्लांक स्थिरांक की विमाएं निम्नलिखित में से किसकी विमाओं के समान होती हैं? भाई प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन पूछ रहा है, तो निकाल ले लेता हूं मैं। इक्वल्स टू एच न्यू, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई बाई न्यू, और 1/न्यू को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यस और नो? तो एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी इनटू टाइम। तो करेक्ट आंसर दिख रहा है सी, ऊर्जा इनटू समय, एनर्जी इनटू टाइम। पकड़िए सी आंसर सही है ना? यस, 15 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्ध्य लैम्डा का प्रकाश एक प्रकाश संवेदी पृष्ठ पर आपतित होने के फलस्वरूप गतिज ऊर्जा ई के इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित होते हैं। यदि गतिज ऊर्जा ई से बढ़ा करके 2e करना हो तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा करना होगा। समझ गए ना? तरंग दैर्ध्य लैम्डा। अब कह रहा है कि अगर एनर्जी बढ़ा करके 2e करनी पड़े तो आपको वेवलेंथ कितनी करनी पड़ेगी, लैम्डा डैश कितनी करनी पड़ेगी? देखो भैया, एनर्जी बढ़ा रहे हो मतलब वेवलेंथ कम करनी पड़ेगी, ये बात तो तय है। वेवलेंथ क्या करनी पड़ेगी? कम आपको करनी पड़ेगी। 1 मिनट, एनर्जी बढ़ रही है, यदि गतिज ऊर्जा बढ़ा करके 2e करना पड़े तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो लैम्डा डैश आपको कितना करना पड़ेगा? लैम्डा से तो कम करना पड़ेगा, समझ गए ना? लैम्डा से कम करना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो लैम्डा से ज़्यादा है, ठीक है ना। अब चलिए निकाल लेते हैं कि कितना करना पड़ेगा। एनर्जी कितनी बोल रहा है बेटा? 2e। एनर्जी कितनी बोल रहा है? 2e। आइए इसको सॉल्व कराता हूँ मैं आपको। देखिए आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है? आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता है कि भैया टोटल एनर्जी एच न्यू इक्वल टू 2 पार्ट में जाती है, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू इक्वल्स टू फाई नॉट मतलब एच न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट क्या है?
थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी प्लस एनर्जी, एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी, यस और नो। बेटा यहाँ से ई मैक्स को रोक लो, तो हाफ एम वी मैक्स यानी कि वही ई मैक्स का स्क्वायर, ई इक्वल टू ई इक्वल्स टू क्या हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ई इक्वल्स टू एच कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है ना। अब इसको यदि मैं वेवलेंथ की फॉर्म में लिखूं तो एच न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, तो सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यस और नो। बल्कि एच सी भी कॉमन ले लो, एच बी सी भी कॉमन ले लो, तो एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी इक्वल आ गई एच सी 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। आ गया समझ में, ये बन गया अपना मेन रिलेशन नंबर 1। बोलो यस और नो। अब क्या कह रहे हैं कि एनर्जी को बढ़ा के 2E हो गई है काइनेटिक एनर्जी, बोलो यस। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई है 2E, तो क्या हो जाएगा एच सी 1 लैम्डा डैश, नई फ्रिक्वेंसी चेंज ही होगी, माइनस 1 लैम्डा नॉट, वर्क फंक्शन तो फिक्स होता है। रिलेशन नंबर 2 समझ में आया, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, 2 डिवाइडेड बाई, तो 2E/E इक्वल्स टू ऊपर एच सी 1 लैम्डा डैश माइनस 1 लैम्डा नॉट अपॉन एच सी 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। बोलो एच सी से एच सी, ई से ई कैंसिल, क्लियर हुआ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल्स टू 1 लैम्डा डैश माइनस 1 लैम्डा नॉट और 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर, इधर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, 2 इंटू 1 बाई लैम्डा यानी 2 बाई लैम्डा माइनस 2 बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 लैम्डा डैश माइनस 1 लैम्डा नॉट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। 1 लैम्डा डैश निकाल लो, 1 बाई लैम्डा डैश इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा नॉट प्लस 1 लैम्डा नॉट, क्योंकि माइनस से यहाँ प्लस चला गया, चला गया, तो क्या बनेगा 2 लैम्डा और माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 लैम्डा नॉट, तो क्या बन जाएगा 1 लैम्डा डैश इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट, ठीक है ना, 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। तो देखो ध्यान से कि जो 1 बाई लैम्डा डैश है, जो 1 बाई लैम्डा डैश है, ठीक है ना, वो 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट आ रहा है, 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट ये आ रहा है। मतलब 1 बाई लैम्डा डैश 2 बाई लैम्डा से कम आ रहा है, 1 बाई लैम्डा डैश 2 बाई लैम्डा से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो भैया लैम्डा डैश जो होगा वो 2 बाई लैम्डा से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, नहीं समझे। लैम्डा डैश का रेसिप्रोकल 2 बाई लैम्डा से कम है, तो लैम्डा डैश खुद में 2 बाई लैम्डा से क्या होगा, ज्यादा ना, क्लियर होगा ना। तो लैम्डा डैश ग्रेटर देन 2 बाई लैम्डा, तो क्या बन गया लैम्डा डैश जो होगा 2 बाई लैम्डा से तो ज्यादा होगा, 2 बाई लैम्डा से ज्यादा होगा, बट लैम्डा से क्या होगा, कम, क्योंकि भाई वेवलेंथ घटाओगे तभी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा बाई 2 से, लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा 2 बाई लैम्डा से ज़्यादा, सॉरी लैम्डा बाई 2 मैं यहाँ से बोलना था, सो लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा बाई 2 से ज़्यादा मगर लैम्डा से कम, चेक करो है ऑप्शन में, हाँ सी ऑप्शन है, लैम्डा बाई 2 से ज़्यादा और लैम्डा से कम। क्लियर हुआ, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक धातु जिसका कार्यफलन फाई है कि पृष्ठ पर तरंगदैर्घ्य लैम्डा के प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश में देखिए। एक आपके पास मेटल है जिसका वर्क फंक्शन फाई है, इसमें एक वेवलेंथ आती है जिसका वेवलेंथ है लैम्डा, वेव आती है, रेडिएशन आता है इसका वेव लैम्डा। कह रहा कि इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ, वेलोसिटी, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको बतानी है। तो आप जानते हैं बच्चों की एच न्यू
इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू होता है फाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो यस और नो। हाफ एम वी स्क्वायर को रोक लोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। क्लियर हुआ? क्योंकि आंसर चारों फाई के टर्म्स में, तो फाई में ही खेलना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिखा था मैंने? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, एच न्यू माइनस फाई। हाफ एम वी स्क्वायर, एच न्यू की जगह सी बाई लैम्डा माइनस फाई, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच सी माइनस लैम्डा फाई अपॉन लैम्डा। क्लियर हुआ? तो वी स्क्वायर 2 चला जाएगा ऊपर, 2 ब्रैकेट में एच सी माइनस लैम्डा फाई अपॉन लैम्डा एम। क्लियर हुआ? स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? चेक करिए, आंसर आ गया। बन जाएगा 2 एच सी माइनस लैम्डा फाई अपॉन लैम्डा एम की होल पावर 1/2। इसी फॉर्म में आंसर है वेलोसिटी का। यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सी है आंसर। 2 एच सी माइनस लैम्डा फाई अपॉन एम लैम्डा की होल पावर 1/2। दोनों ऑप्शन सेम है, चाहे ए लगा दो चाहे सी लगा दो। ये तो मिसप्रिंट है भाई, ठीक है ना? ऑप्शन सेम कैसे हो जाएंगे? चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बन जाएगा बेटा, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कैथोड किरणें एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में लंबवत प्रवेश करती हैं तो उनका मार्ग कैसा होगा? देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, कैथोड रेस क्या है? इलेक्ट्रॉन की कलेक्शन है, स्ट्रीम है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। और जब भी आप परपेंडिकुलर फील्ड में वेलोसिटी का परपेंडिकुलर लेके घुसते हो तो आपका मोशन कैसा होता है? सर्कुलर। ये तो मैग्नेटिक फील्ड में ही पढ़ा है, तो आंसर कैसा मोशन करेंगी? सर्कुलर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। याद होगा कि कुछ मैं बता देता हूँ, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है फील्ड के तो सर्कुलर मोशन होता है, अगर वेलोसिटी फील्ड के साथ है तो नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, सीधा निकल जाएगा। और अगर वेलोसिटी फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रही है तो हेलिकल मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? फिर हेलिकल मोशन होगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज? क्वेश्चन नंबर 19, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला लिख लो बच्चों, ई अपॉन एम बोलते हैं इसको, ई अपॉन, तो ई अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। सॉल्व करने पर आता है बेटा, याद कर लो, स्पेसिफिक चार्ज 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश सेल की क्रियाविधि के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सत्य है? भाई प्रकाश फोटो सेल क्या करता है? फोटो सेल जो होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? पहला ऑप्शन लिखा है, यह विद्युत को प्रकाश में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल गलत। वो तो इलेक्ट्रिक बल्ब करता है, इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब लाइट में कन्वर्ट। देन वे प्रकाश का संचय करता है, नो वे, बिल्कुल नहीं। लाइट को कहाँ एकत्रित करता है? देन विद्युत का संचय करता है, नो वे। इलेक्ट्रिसिटी को भी संचय नहीं करता, डायरेक्टली कन्वर्ट करता है फोटो सेल है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 1.7 इंटू 10 की पावर -13 जूल का एक फोटोन विशेष परिस्थितियों में एक पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये मान लो कोई ही मटेरियल है, अब ये मटेरियल में कोई फोटोन आ रहा है बेटा, इसका फोटोन है 1.7 इंटू 10 की पावर -13 जूल। कह रहा है कोई मटेरियल इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दो कंडीशन होती है कि क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा या ये पेयर प्रोडक्शन करेगा। एक नई फिनोमेनन होती है जिसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में होता क्या है कि पेयर प्रोडक्शन में एक फोटोन टूट करके, मतलब एक फोटोन किसी मेटल के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को जन्म देता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को जन्म देता है। समझ गए ना? और ऐसा तभी होता है, ऐसा तभी होता है जिस समय जो एनर्जी होती है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो फोटोन की। अगर इससे कम एनर्जी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इससे अगर ज़्यादा एनर्जी है तो क्या होगा?
पेयर प्रोडक्शन। क्या होगा? पेयर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें यहाँ एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी तो दी है सर, फिर क्यों निकलवा रहे हो? 1.7 इंटू 10⁻13 जूल में है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको किस में कन्वर्ट करो? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करोगे? सबसे पहले इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाओ। तो 1.7 इंटू 10⁻13 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 का डिवाइड कर दो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गई। क्लियर हुआ? अब 1.7 इंटू 10⁻13 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 तो था ही। अब नीचे आपने 10⁻6 का डिवाइड कर दिया तो ये बदल गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आया ना? 10⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 बन जाएगा। सॉल्व करिए यार, ये 1.0625 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जो मैंने बताई थी पेयर प्रोडक्शन के लिए एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? 1.02। और ये जो 1.06 है ये 1.02 से क्या है? बड़ी है। मतलब अब फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा, अब क्या होगा? पेयर प्रोडक्शन होगा। तो मतलब ये जो एनर्जी है इतनी ज़्यादा है कि ये पेयर प्रोडक्शन करवा देगी। समझ गए? तो बी ऑप्शन पे टिक करिए कि यह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर को बनाएगी, ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य का मान 5200 एंगस्ट्रॉम है। इसमें प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे यदि इस पर डाला जाए। कौन सा प्रकाश डाला जाए? 50 वाट के अवरक्त लैंप का, 1 वाट के अवरक्त लैंप का, 50 वाट के पराबैंगनी लैंप का, 0.5 वाट के अवरक्त लैंप का। चलिए बताइए। आइए देखते हैं कि इसका सबसे पहले वर्क फंक्शन कितना है। तो जो मैटर है, ये कोई मेटल है, इसके लिए जो देहली तरंग दैर्ध्य यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी गई है वो है 5200 एंगस्ट्रॉम। 5200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना? अब यदि हमें 5200 एंगस्ट्रॉम है, अब बताना है, चलो वर्क फंक्शन लिख लो। तो वर्क फंक्शन फाई इज नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। ओके, एच न्यू यानी सी बाई लैम्डा नॉट, सी बाई लैम्डा नॉट। एच 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 5200 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 10⁻10। क्लियर हुआ? चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू निकालो। बगैर कैलकुलेशन करने के बजाय यदि इसको हम आइडिया से करें इस क्वेश्चन को, तो देखो भाई क्या कह रहा है कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो, सॉरी जो वेवलेंथ है वो क्या है? 5200 एंगस्ट्रॉम है। मतलब ये तभी निकलेगा इस पे या तो 5200 एंगस्ट्रॉम से कम का रेडिएशन गिरे, क्योंकि कम का रेडिएशन होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा का रेडिएशन हुआ तो एनर्जी कम हो जाएगी ना, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? E इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू मतलब एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा कम करोगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अपन को 5200 एंगस्ट्रॉम से कम का रेडिएशन चाहिए। समझ गए ना? 52 एंगस्ट्रॉम से कम का रेडिएशन। अब 3 लाइटें आती हैं अपने पास। एक यहाँ पे दिया गया है जैसे अल्ट्रा वायलेट, और ये अल्ट्रा वायलेट लास्ट में, बीच में विजिबल, और तीसरा क्या है अपने पास? तीसरी कौन सी है? इंफ्रारेड। कौन सी है? इंफ्रारेड। 3 लाइट के रेडिएशन होते हैं, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट। अगर मैं नीचे जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और वेवलेंथ कम हो जाती है। तो 100% यदि मुझे निकालना है रेडिएशन तो मुझे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का यूज़ करना चाहिए। किसका यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल सही है। तो भैया इन चारों में से एक ही ऑप्शन है जिसमें अल्ट्रा वायलेट है। 22 वाले में, सॉरी 22 वाले में देखिए, बिल्कुल सही, यस, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 50 वाट के पराबैंगनी लैंप यानी अल्ट्रा वायलेट लैंप का आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो अल्ट्रा वायलेट बल्ब के लिए जो फ्रिक्वेंसी होगी सबसे ज़्यादा होगी, यानी वेवलेंथ क्या होगा? सबसे कम। तो बिना कुछ करे भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 23।
किसी तल के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव के बीच के ग्राफ का ढाल होगा। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का अपन को ग्राफ बनाना है। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का अपन को ग्राफ बनाना है। चलिए देखिए क्या होता है। अपन जानते हैं कि टोटल एनर्जी एच न्यू दो फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ई। बोलो यस। तो यदि मैं ई को लिखूं तो ई इक्वल टू क्या आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है ना। ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है ना। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम यदि वोल्टेज की फॉर्म में देखें तो इलेक्ट्रॉन में ई इंटू वी, क्योंकि ई इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी। तो क्यू तो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ, तो ई इक्वल टू क्या आ गया, ई इंटू वी, है ना। ई इंटू वी, वी इज द वोल्टेज, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर हुआ। वी ले लिया तो एच, एच के नीचे चला जाएगा ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। क्लियर हुआ, आ गया समझ में। हाँ, तो ये अपने पास ग्राफ बन रहा है। वेरिएबल देखिए यहाँ पे क्या है, न्यू है और वी है। क्लियर हुआ ना। तो एक फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे स्लोप क्या बनेगा, h अपॉन ई, क्योंकि m की जगह पे m कहलाता है स्लोप। m क्या कहलाता है, स्लोप। तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा m इक्वल टू एच अपॉन ई। तो लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ग्राफ का जो स्लोप बनेगा वो बनेगा h अपॉन ई। फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ग्राफ का स्लोप बनेगा h अपॉन ई, h अपॉन ई। ग्राफ भी बना के दिखा देता हूं मैं आपको। क्या आया है, v इक्वल्स टू h अपॉन ई टाइम्स न्यू माइनस h अपॉन ई न्यू नॉट। ठीक ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यदि कंपेयर किया जाए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ग्राफ कैसा बनेगा देखिए। यहाँ पे आएगा y की जगह वोल्टेज, और यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। ये नेगेटिव जा रहा है, ये इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए, ये नेगेटिव है। ठीक है ना, ये नेगेटिव है। ये फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। कितनी फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट। यदि आप न्यू के प्लेस पे न्यू नॉट रख देंगे तो वोल्टेज कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। न्यू के प्लेस पे अगर आप न्यू नॉट रख रहे हैं तो वोल्टेज कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो ये हो गया ग्राफ इसका। क्वेश्चन नंबर 23 डन। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। स्लोप पूछा गया था तो एच अपॉन ई, स्लोप अपन ने बता दिया एच अपॉन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी प्रकार विद्युत पदार्थ जिसकी दहली आवृत्ति न्यू नॉट है, न्यू आवृत्ति का प्रकाश फलन आवर्तित होता है, पदार्थ के लिए कार्य फलन क्या होगा, वर्क फंक्शन क्या होगा। आपको बताना है कि इसके लिए वर्क फंक्शन क्या होगा। सिंपल है भाई, एच न्यू नॉट, ये तो फॉर्मूला ही हो गया। अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो उसका वर्क फंक्शन कितना होगा, एच न्यू नॉट। यानी तभी तो बोलते हैं फाई नॉट को एच न्यू नॉट। इसमें तो कुछ करना सा भी नहीं है, डायरेक्टली फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच न्यू नॉट, है ना। वर्क फंक्शन ओनली प्रोवाइड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट ही नहीं होगी। ओके, केवल वर्क फंक्शन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल के बैठा रहेगा, बस चले फिरेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 200 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन के लिए E अपॉन एम का मान 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग क्या होगा। आपको वेलोसिटी बतानी है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा जो गेन वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी।
भाई देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट कर रहे हो v वोल्ट से, यस और नो, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी E इंटू वी, और एक्सेलरेट हो करके ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा यानी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो 2 ऊपर चला गया तो 2ev इक्वल टू mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2ev अपॉन कितना m, सो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2ev अपॉन कितना m, अंडर रूट 2ev अपॉन m। अब सारी वैल्यू पुट कर दे बेटा, 2 की जगह 2, E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, V यानी कि वोल्टेज कितना दिया गया है 200 वोल्ट, अपॉन मास कितना होता है, मास अपने पास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, E अपॉन M को अपन क्या बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, और स्पेसिफिक चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम गिवन है, तो इसकी जगह डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना 11 कूलम पर किलोग्राम, बोलो यस और नो, मल्टीप्लाइड बाई 200, बेटा सॉल्व कर दो, वेलोसिटी आएगी 8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन अगला है, किसी धातु पर हरा प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं परंतु पीले प्रकाश डालने से नहीं होते, उसी धातु पर लाल प्रकाश आपतित हो तो क्या होगा। ऑप्शन ए, अधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की तीव्रता पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो क्वेश्चन क्या है हिंदी में, मैं इंग्लिश में मैं समझाता हूँ। देखिए कोई मेटल है, कोई मेटल है, अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बना लो, विबग्योर VIBGYOR, नीचे जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, समझ गए ना, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम होगी, समझ गए ना, फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब कह रहा है कि यदि आपने किसी में हरा रेडिएशन डाला, ग्रीन कलर का, कहाँ है ग्रीन, ये है, बोले यस और नो, तो अगर आपने किसी में हरा रेडिएशन डाला तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बोलो यस और नो, तो पीला रेडिएशन डालने में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, और पीला पहले में इलेक्ट्रॉन निकल आया, और इसी में तुमने येलो डाला, येलो मतलब पीला, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकला, क्योंकि ग्रीन के नीचे येलो आता है, येलो की वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी कम, येलो की एनर्जी कम है, क्लियर हुआ, येलो की एनर्जी कम है। अब कह रहा है यदि लाल रंग डाला जाए, लाल रेडिएशन, अब भैया लाल तो और गुजरा बीता हुआ है, वो तो और कम फ्रिक्वेंसी का है, तो क्या रेड कलर डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नो। हाँ, ग्रीन के ऊपर के ब्लू डाल दो, इंडिगो डाल दो, वॉयलेट डाल दो, उनमें आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बट इसके नीचे नहीं निकलेगा, क्लियर हुआ ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ऑफ रेड इज लेस देन फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्रीन, क्लियर हुआ ना, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, न्यू आवृत्ति वाले प्रकाश की किरणें न्यू नॉट लेस देन न्यू दहली आवृत्ति वाले प्रकाश पर आपतित होती हैं, प्रकाश से उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा होगी। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक आपके पास मेटल है, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो न्यू नॉट है, कितनी है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, न्यू नॉट। अब इस पे न्यू नॉट जो है वो न्यू से कम है, मतलब जो आ रही है रेडिएशन वो ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, तो भैया एच न्यू जो होगा दो हिस्सों में बटेगा, एक एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है ना जी, क्वेश्चन नंबर 27 भी डन। इस रिलेशन का एक फ़ायदा है, आप एक चीज़ देखिए, अगर के इफ़ न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट हो जाए, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के एक बराबर हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना 0, मतलब इलेक्ट्रॉन केवल आकर के आलसी आदमी की तरह बैठा रहेगा, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देगा। अब दूसरा, इफ़ न्यू लेस देन न्यू नॉट, मतलब ये चीज़ कम हो जाए और ये चीज़ ज़्यादा हो जाए, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन लेस हो जाए, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है,
छोटे में से बड़ा माइनस होगा तो क्या आएगा, निगेटिव। और काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव होती नहीं है, मतलब फोटो एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। यस, ये इसका लॉजिक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, निर्वात में फोटोन के वेग और आवृत्ति में खींचा गया वक्र होगा। भाई फोटोन की वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में खींचा गया ग्राफ वो भी वैक्यूम में। भाई फोटोन की एक ही वेलोसिटी होती है, वो होती है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना। तो ये देख लीजिए, निर्वात में फोटोन का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यह कांस्टेंट रहता है। ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी और बाय द वेवलेंथ इट डज नॉट डिपेंड, फिक्स रहता है, समझ गए ना। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ बदल जाएगा, मगर वेग कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। और यदि ग्राफ खींचोगे वेलोसिटी का और फ्रीक्वेंसी का तो कैसा आएगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बी आंसर, वेग अक्ष के समानांतर सरल रेखा। ओके, एक मिनट, वेग अक्ष के समानांतर नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी अक्ष के समानांतर, ए होगा इसका आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, पैरेलल टू द फ्रीक्वेंसी एक्सिस, पैरेलल टू द वेलोसिटी एक्सिस तो ये होता, फ्रीक्वेंसी एक्सिस के पैरेलल है ना, फ्रीक्वेंसी ये इसके पैरेलल है, समझ गया ना। तो पैरेलल टू द फ्रीक्वेंसी एक्सिस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, एक धातु से प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य 200 नैनोमीटर है। 100 नैनोमीटर की विकिरण से पदार्थ प्राप्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। भाई देखिए भैया, सॉल्व करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच सी कॉमन 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ये है काइनेटिक एनर्जी। होता है फॉर्मूला, बस फॉर्मूला पुट करना है अपन को, ठीक है ना। बताइए एनर्जी कितनी होगी, तो K इक्वल्स टू एच सी, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और सी × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए, जो 1/λ आपने जो लैम्डा भेजा है वो कितने नैनोमीटर का है, 100 नैनोमीटर का, यानी 100 × 10⁻⁹ और जो लैम्डा नॉट है वो कितना है, 200 नैनोमीटर, तो -1/200 × 10⁻⁹। सॉल्व कर लो बेटा, इसका आंसर आएगा 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा, 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए ये बात जरूर है, क्योंकि चारों ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आपको पूरे आंसर को 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर जूल में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, प्रकाश सेल की प्रकाश स्रोत से दूरी 20 सेंटीमीटर रखने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट मिलता है। स्रोत की दूरी 40 सेंटीमीटर करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। भाई सोर्स ये है, कह रहा है जब ये दूरी 20 सेंटीमीटर थी तो आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा था वो मिल रहा था 0.6 वोल्ट। अब कह रहा है जब ये दूरी कर दी जाए कितनी, 40 सेंटीमीटर, मतलब इसको और दूर कर दिया जाए अरे भैया चाहे कितनी भी दूर कर दो, डिस्टेंस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। आंसर क्या आएगा, नो इफेक्ट, यानी आंसर 0.6 वोल्ट ही बना रहेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है